हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज का लेक्चर राजद्रोह पर है, जो चैप्टर 6 में है। राजद्रोह का अपराध को सेक्शन 124A 1870 में इंसर्टेड किया गया था भारतीय दंड संहिता में। और इसका कारण था कि जो अंग्रेजी शासन था वह जो अपने शासन को क्रांतिकारियों से बचाना चाहता था, और ऐसे क्रांतिकारियों को जो कि उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके विरुद्ध अगर बोलने वाला, संकेतों के माध्यम से, दृश्य रूपेण या भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध, भारत में जो विधि द्वारा स्थापित सरकार थी, यदि कि उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट विधि द्वारा स्थापित सरकार थी, उसको बचाने के लिए यह प्रावधान जोड़ा गया था, जिससे क्रांतिकारी जो विचारधारा भारत में प्रबल होती जाती थी तो उसको, उन क्रांतिकारियों को दंडित किया जा सके। और ये धारा जो है भारत आजाद होने के पश्चात भी भारतीय दंड संहिता में बनी रही, जो अब तक भी कायम है, जिसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी रिट याचिकाएं पेंडिंग भी हैं। और समय समय पर बुद्धिजीवियों ने और जुरिस्टों ने इसको हटाने के लिए बात कही है, रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, लेकिन अब तक ये नहीं हटी। लेकिन अभी जो नई न्याय संहिता है 2023 का जो प्रपोज्ड बिल है, उसमें जो है इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया और इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता में धारा 150 के अंतर्गत डायरेक्टली सिडेशन तो नहीं रखा गया, लेकिन भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसको दंड करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि राजद्रोह शब्द को पूर्ण रूप से हटा दिया गया, उसकी जगह ये सेक्शन 150 जो लाएगी। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। और हम देखते हैं कि राजद्रोह का अपराध किस प्रकार से सर्जित होता है और कैसे कैसे इसमें दंड का प्रावधान है। देखो, अगर कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपे या अन्यथा और कोई चीज भी हो सकती है, अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारें हो, उनके विरुद्ध अगर कोई अप्रीति या अभक्ति या शत्रुता की भावना या घृणा उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, और 3 वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या केवल जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। देखो, इसमें बहुत से केस आए ब्रिटिश टाइम में भी और ब्रिटिश टाइम के बाद भी। यहां पर जितने भी केस आए उनमें यह महत्वपूर्ण है कि जो किसी व्यक्ति ने भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से या दृश्य रूप या अन्यथा कोई बात कही है और उसका पब्लिकेशन हुआ है, प्रकाशन हुआ है, तभी यह धारा लागू होती है। अगर उस चीज का, मान लो आपने कोई चीज राजद्रोहात्मक या सिडिशन की लिखी, बोल ली, संकेत किया, दृश्य रूपेण दिया या अन्यथा हुई और उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, तो सेक्शन 124 के ए के अंतर्गत जो है वह दंडात्मक नहीं है। यहां केवल दंड तभी मिल सकता है जिसने जो है बोलकर, लिखकर, संकेतों से, दृश्य रूपेण या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अप्रीति या अभक्ति
या शत्रुता की जो समस्त भावनाएं हैं उनका कार्य किया या उनका प्रयास किया, तभी दंडित हो सकती है, जबकि उसका पब्लिकेशन हुआ हो। अगर पब्लिकेशन नहीं हुआ तो सेक्शन 124 ए जो है लागू नहीं होती। ब्रिटिश भारत में सबसे ज्यादा बार इसके शिकार जो हुए बाल गंगाधर तिलक हुए, क्योंकि वे अपने लेखों के माध्यम से उस समय की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो उनको भारतवासियों को अपनी आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजी तिलक ने अपने अखबार के मराठा के माध्यम से और केसरी के माध्यम से और अन्य बुकों के माध्यम से इस प्रकार से लोगों को जागरूक करने का काम किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कार्य किया। तो सबसे ज्यादा शिकार जो बीजी तिलक हुए इसके, और उन सभी मामलों में जो भी थे जहां प्रकाशन हुआ था वहीं बीजी तिलक को दंडित किया गया। जहां प्रकाशन नहीं हुआ था, मान लो अखबार में छपा नहीं लेकिन लिखी, पांडुलिपि लिखी और उसको छपा नहीं गया कहीं भी, तो वहां पर उसको दंडित नहीं किया गया था। जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950, 26 जनवरी 1950 को, तो सबसे पहले इसको सेक्शन 124 ए को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, रोडवेज थापर केस में और ब्रिजभूषण के केस में। वहां पर इसको चैलेंज किया गया और कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो 124 ए थी वो असंवैधानिक है, क्योंकि हमारी जो अब व्यक्ति की आजादी है जो आर्टिकल 19 में दी गई है, 19(1) ए में दी गई है, उस पर जो है कहीं ना कहीं ये आघात करती है और उस पर जो है उस स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करती है, इसीलिए यह असंवैधानिक है। इस प्रकार से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पर इन दोनों केसों में यही कहा कि ये अब व्यक्ति की आजादी में कहीं ना कहीं विघन उत्पन्न करती है, इसलिए ये शून्य होनी चाहिए। लेकिन इसी के इन दोनों केसों यानी कि रोमेश थापर और ब्रिजभूषण के केस के से ही प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आर्टिकल 19(2) में संशोधन किया गया और संशोधन करने के पश्चात जो दोबारा से संशोधन के पश्चात केदारनाथ का केस आया, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124 ए को संवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार ये सेक्शन 124 ए संवैधानिक है, लेकिन समय समय पर ज्यूरिस्ट विधि शास्त्रियों द्वारा और बुद्धिजीवियों द्वारा इस धारा को हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में और भिन्न उच्च न्यायालय में इस प्रकार से रिट याचिकाएं डाली गई। अब आता है दूसरा चैप्टर नंबर 8, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री एग्जाम के पर्पज से, जिसमें सबसे पहली धारा है सेक्शन 141 141 अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाओ। जब 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाओ जो कि विधि विरुद्ध जमाओ है, और यदि उन व्यक्तियों में से उस जमाओ के किसी भी सदस्य द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेक्शन 141 के में जो 5 खंड दिए हैं उनमें से कोई भी कार्य करता है, तो उस जमाओ को विधि विरुद्ध जमाओ कहा जाता है। भाई चाहे सेंटर भारतीय केंद्र सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध या संसद के विरुद्ध या विधानसभा के विरुद्ध या किसी लोक सेवक की जो आदेशिकाएं हैं, विधि है, उनके विरुद्ध जो भी इस प्रकार से कार्य उनके अगेंस्ट करता है, और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाओ के सदस्य हैं और अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, तो वे लोग जो हैं विधि विरुद्ध जमाओ करते हैं, यानी कि 141 के 5 खंडों से किसी भी खंड के अंतर्गत। उसके बाद सेक्शन 142 है, ये जानते हुए कि ये अनलॉफुल असेंबली है और उसमें जानते हुए उसमें सम्मिलित होगा, तो वहां पर सेक्शन 142 के अंतर्गत जो है वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाएगा। जो कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली को जानते हुए उसमें सम्मिलित होता है, तो वहां पर वह दंड, यानी कि जितने भी अनलॉफुल असेंबली में भागीदार होते हैं, तो वे सेक्शन 143 के अंतर्गत दंड के भागीदार होते हैं। देखो, एक अनलॉफुल असेंबली है
और दूसरा बलवा भी है, रियोट। यानी कि बलवे के अंतर्गत जो 146 के अंतर्गत, सेक्शन 146 के अंदर बताया गया है, उसमें जो है विधिवत जमात के सदस्य हैं वही अनलॉफुल असेंबली के सदस्य, यानी 5 या 5 से अधिक होने चाहिए, और अपने अवैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे इकट्ठे हों कार्य करने के लिए। लेकिन उनमें से, उसके सदस्यों में से किसी भी सदस्य द्वारा या बल व हिंसा का प्रयोग किया था, यही एक महत्वपूर्ण चीज है अनलॉफुल असेंबली और बलवे में। बलवे में यह महत्वपूर्ण चीज है जो अनलॉफुल असेंबली में नहीं है, बल या हिंसा का प्रयोग। अगर उस अनलॉफुल असेंबली के सदस्य बल व हिंसा का प्रयोग करते हैं तो वे बलवा करते हैं। बलवे के लिए दंड जो है 147 में किया गया है। अगर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो विधि जमात के सदस्य हैं घातक आयुधों का प्रयोग करते हैं और घातक आयुधों के बल प्रयोग से बल व हिंसा का प्रयोग करते हैं तो वे जो सेक्शन 148 के अंतर्गत दंडित किए जाएंगे। अब आता है 149, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में जो अनलॉफुल असेंबली के सदस्य थे और वे उस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं या उनमें से किसी भी एक सदस्य द्वारा कोई कार्य किया जाता है या सभी सदस्य द्वारा किया जाए या किसी भी एक सदस्य द्वारा किया जाता है, हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्वधीन होगा मानो कि वह कार्य उसी ने किया है। जैसा कि अनलॉफुल असेंबली में 10 व्यक्ति इकट्ठे हैं और वे जो है अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उन्होंने क्या नाम विचार किया है 141 के अंदर, उसकी पूर्ति के लिए वे जो है सम्मिलित होते हैं, भले ही कार्य केवल एक ने किया हो। तो वे अनलॉफुल असेंबली को जानते हुए जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित हुए हैं सब के सब जो 149 के अंतर्गत जो इस प्रकार सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। तो यहां ये जरूरी कि सबके द्वारा, जैसा कि सामान्य कॉमन इंटेंशन में सबके द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन यहां नहीं, यहां सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी अनलॉफुल असेंबली के किसी एक सदस्य द्वारा भी कार्य किया जाता है तो वह कार्य सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत माना जाता है। और हर व्यक्ति जो उसमें सम्मिलित था, चाहे उसने कुछ भी ना किया हो, लेकिन वह अनलॉफुल असेंबली में सम्मिलित था तो वह यहां पर दोषी माना जाएगा कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। ठीक है जी। उसके बाद जो है इसमें अगर 10 व्यक्ति सम्मिलित हैं और मान लो केवल एक व्यक्ति ही पकड़ा गया और व्यक्ति जो है पकड़े नहीं गए, लेकिन उन 10 व्यक्ति सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस अनलॉफुल असेंबली के सदस्य थे, वे कभी कानून की पकड़ में नहीं आए, मात्र एक व्यक्ति का पकड़ में आया। क्या एक व्यक्ति को भी सेक्शन 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हां, ठहराया जा सकता है। अगर वहां निसंदेह कोई संदेह नहीं है इस बात का, साक्ष्य पूर्ण है कि 10 व्यक्ति उस अनलॉफुल असेंबली में सम्मिलित थे, केवल एक ही व्यक्ति जो इस प्रकार से पकड़ा गया और उसको दोषी ठहराया जा सकता है कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट जो प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण धारा है वह सेक्शन 153 ए 153 ए, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य जो व्यक्ति करता है वो दोषी होता है। 153 ए जो जोड़ी गई थी 1969 में इंसर्टेड की गई थी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। तो यहां पर भारत में अगर धर्म के आधार पर या मूलवंश, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर कोई व्यक्ति आपस में सौहार्द को बिगाड़ता है तो उसको दंडित करने का प्रावधान सेक्शन 153 ए के अंतर्गत है। इसमें अधिकतम दंड 3 वर्ष तक का दिया जा सकता है, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत से कार्य, ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जहां की धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो आपस में विरोध है। कोई कहता है ये क्या नाम जो है बंगाली है, ये बिहारी है, ये पूर्व का है, ये उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का है,
ये गुजराती है, आदि आदि इस प्रकार से, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फला जाति का है, ये फला जाति का है, फला जाति का, इस प्रकार से आपस में सौहार्द जो बढ़ाया जाता है उसको प्रोहिबिटेड करने के, रोकने के लिए 1969 में धारा 153A लाई गई थी। धारा 153B डबल ए ये 2005 में इंसर्टेड की गई थी। जो सामूहिक ड्रिल होती है या सामूहिक प्रशिक्षण होता है किसी सार्वजनिक स्थानों पर, उसको रोकने के लिए ये धारा इंसर्टेड की गई थी 2005 में। क्योंकि सामूहिक कवायद जो करते हैं, सामूहिक जुलूस निकालते हैं, सामूहिक प्रशिक्षण लेते हैं, उसको प्रोहिबिटेड किया गया था। इसके अंतर्गत सेक्शन 153B राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का या प्रखान का को दंडित करने का प्रावधान जो है 1972 में जोड़ा गया, इंस्टीट्यूट किया गया था, जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो है ये बताया गया राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, एक किस्म से हम इसको जो है राष्ट्र की मानहानि कह सकते हैं, राष्ट्र की मानहानि। तो राष्ट्र द्रोह भी कह सकते हैं। राजद्रोह 124A में है, यानी कि राज्य की मानहानि है। यहां राष्ट्र की मानहानि करता है कोई व्यक्ति तो उसको दंडित करने का प्रावधान जो है सेक्शन 153B के अंतर्गत किया गया है। 154 और 155 जो है ये रेस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी कि किसी नौकर के, एक सर्वेंट है, उसके द्वारा जो नियोजन के अनुक्रम में अपने मालिक के निर्देशों के अधीन कार्य करता है और वहां पर वह नौकर जो है कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, तो रॉन्गफुल एक्ट जो भारतीय दंड संहिता या तत्सम प्रवर्तन विधि के अंदर दंडनीय अपराध है, तो यहां पर सेक्शन 154 और 55 के अंदर रेस्पोंडेंट सुपीरियर के अकॉर्डिंग वह जो है मालिक उत्तरदायी होगा यहां पर। यानी कि कोई व्यक्ति अपने कार्य के लिए ही दंडित हो सकता है, लेकिन सेक्शन 154 और 55 जो है यहां प्रतिनिधित्व दायित्व यानी कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर के अकॉर्डिंग उस मालिक को भी उत्तरदायी मानती है जिसने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन उसके निर्देशों के अधीन या नियोजन के अनुक्रम में उसका नौकर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, तो सेक्शन 154 और 55 के अंदर मालिक भी उत्तरदायी होता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्री एग्जाम के लिए दंगा आखिरी 159 के अंतर्गत, सेक्शन 159 के अंदर दंगा को परिभाषित किया गया है कि दंगा क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, 2 and more पर्सन, लोक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर लड़कर लोक शांति में विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। देखो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, लोक स्थान पर होने चाहिए और लोग आपस में लड़कर फाइटिंग होनी चाहिए, जिससे कि लोक शांति में विघ्न उत्पन्न होता हो, तो वे दंगा करते हैं। अगर वह प्राइवेट प्लेस है और 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, तो वहां दंगा नहीं होगा। दंगा हमेशा जो है सार्वजनिक स्थान पर ही होता है और उसमें फाइटिंग भी होनी जरूरी है। अगर फाइटिंग, मान लो एक व्यक्ति इधर खड़ा, दूसरा व्यक्ति इधर खड़ा और आपस में गाली गलौज दे रहे, लेकिन आपस में फाइटिंग नहीं है, तो दंगा नहीं होने का। जब तक कि लोक स्थान पर लड़कर आपस में फाइटिंग करके, मारपीट करके और लोक शांति विघ्न करते हैं, तभी दंगा का अपराध सर्जित होता है, अन्यथा नहीं होता। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन कोई स्थान जो है पब्लिक पैलेस नहीं होता, या कभी कभी या सामान्यतः पूरा दिन तो एक स्थान जो है लोक स्थान होता है, लेकिन सुबह शाम नहीं होता, रात को नहीं होता। तो यहां लोक स्थान जैसा मंदिर है, मंदिर में सुबह शाम लोग जाते हैं, तो उस समय वह लोक स्थान है। कचहरी है, कचहरी में सुबह शाम तक लोग आते जाते हैं, तो जिस समय तक लोग आ जा रहे उस समय तक वह लोक स्थान है। रेलवे स्टेशन, जब कोई रेलवे स्टेशन है उसमें गाड़ी गुजरती है, पैसेंजर बैठते हैं, तो उस समय लोक स्थान है। कहीं पर कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां पर दिन में सुबह गाड़ी रुकी या शाम को गाड़ी रुकी, तो उसी समय भले ही दिन में जो है गाड़ी वहां से जाती आती रहे, लेकिन रुकती कोई नहीं, तो उस समय जो पब्लिक पैलेस नहीं होता हो। ठीक है।
और दंगा का जो दंड दिया गया है वो धारा 160 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें दंगे के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। देखो कभी कभी आता है कि निम्नलिखित में से ये बताइए कौन सा अपराध सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है। जैसा बलवा जो है, दंगा जो है, या और कोई आएगा तो बलवा जो है दोनों स्थानों पर हो सकता है, प्राइवेट स्थान पर भी हो सकता है या लोक स्थान पर भी हो सकता है, लेकिन दंगा हमेशा लोक स्थान पर ही होगा। इसीलिए जो है इसमें आपस में जो है ये अंतर है। ठीक है, अगली वीडियो मैं कल दूंगा।